नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ठीक है, लूसेंट जी के 25 से ज़्यादा ही बात करेंगे, 26-27 प्रश्न हो जाएंगे। और ये इसमें इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, लूसेंट जी के जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो होंगे लूसेंट जी के। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से होंगे। और आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि 19 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अपना लूसेंट जीके और करंट अफेयर्स मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा विथ लूसेंट जीके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका लूसेंट जीके भी मजबूत हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी मजबूत रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो देखो सवाल क्या है। पहला हम सवाल की तरफ चलते हैं, लूसेंट जीके की तरफ। इसके बाद हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे 19 से लेकर के 22 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, चलो देखो। सवाल पहला है कि यूनानियों ने भारत देश को क्या कहा था। किसने? यूनानियों ने भारत देश को क्या कहा था? तो उसे इंडिया बोला था। ठीक है, इंडिया, याद रहेगा। इंडिया, भारत देश को किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में लूसेंट जी के फिट हो जाए, बाकी और करंट अफेयर्स भी फिट हो जाए। ठीक है, ताकि आप भूल ना पाओ दोबारा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि मध्यकालीन मुस्लिम के लोग, ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिम के लोग, ठीक है, इतिहासकारों ने भारत देश को किस नाम से बुलाया था या किस नाम से कहा था, किस नाम से संबोधित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से। हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से किन लोगों ने संबोधित किया था? मध्यकालीन के मुस्लिम के इतिहासकारों ने। ये याद रहेगा। देखो पॉइंट याद रखना कि हिंद अथवा हिंदुस्तान, यह किसने कहा था? मध्यकालीन मुस्लिम के इतिहासकारों ने कहा था। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देख लो, एक बार फिर से देख लो। हिंद अथवा हिंदुस्तान कहने वाले थे मध्यकालीन मुस्लिम के इतिहासकारों। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय इतिहास को याद रखना। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं, फिर भी। चलो अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने स्रोतों में जाना जाता है, कितने स्रोतों से जाना जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने स्रोतों से जाना जाता है? याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने स्रोतों से जाना जाता है? तो 4 स्रोतों से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसे आप लोग नोट डाउन करना, माइंड में 2-3 बार रिवाइज कर लेना। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? तो वह है वेद। ठीक है, वेद जो है भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, याद रहेगा। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल ये रहा कि वेदों के लेखक कौन है? वेदों के लेखक कौन है भैया? तो वेदों के लेखक जो हैं भैया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लीजिए। वेदों के लेखक भैया हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। इनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जो वेद है हमारे, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन सब के लेखक जो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान। आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, मूवी या पिक्चर में, जब
श्रीहरि ने वामना अवतार लिए थे, जो 3 पग मांगे थे एक राजा से, वह जो है स्रोत किस वेद से मिलता है, किस वेद में, वो उसका जो वर्णन है किस वेद में किया गया है, किस वेद से संबंधित है। लाइक कह लो कि हाँ किस वेद से संबंधित है, जो वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान है उसका प्राचीन स्रोत किस वेद से है। तो भैया ऋग्वेद से है, याद रहेगा, ऋग्वेद से है। जो वामनावतार के 3 पगों का आख्यान है उसका जो है स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है भैया, याद रहेगा। चला भैया फिर अगले सवाल की तरफ। अपने भाषा में बोल दिए। चला अगला सवाल ये है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। भैया मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। याद रहेगा, गद्य और पद्य, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो भैया यजुर्वेद है वो। ठीक है, करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं। ठीक है, गद्य और पद्य यजुर्वेद में है। चलो भैया अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भैया किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है। सामवेद को बोला जाता है भैया, सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। सामवेद को संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है, संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। चलो अगला सवाल देखो अब। रोग निवारण औषधि विवाह प्रेम तंत्र मंत्र जादू टोना आशीर्वाद इत्यादि, यह किस वेद में आता है। तो भैया यह आता है अथर्ववेद में। ठीक है, जो औषधि रोग उपचार रोग मंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना आशीर्वाद इत्यादि जितने भी हैं और सारे ऐसे रिलेट करते हैं जो, तो उन सब का जो वर्णन होता है ना वो अथर्ववेद में होता है। ठीक है, अथर्ववेद में इन सब का वर्णन किया गया है, या इन्हीं से जो है सब बनाया गया है। ठीक है, चलो भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। भैया सबसे प्राचीन वेद, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद भैया ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद मतलब पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद, याद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलो अगला सवाल देखो अब क्या है। अगला सवाल ये है कि सबसे बाद का वेद, देखो भैया सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले का वेद। ठीक है, पहले का वेद हो गया ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद पहले का वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, याद रहेगा, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये है भैया, पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के लेखक कौन है भैया। पुराणों के लेखक यानी रचयिता कौन है। तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक है, पुराण जो है पुराणों के लेखक लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, चलो भैया इसे आप लोग नोट डाउन करना, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। पुराणों के लेखक हैं लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, पुराणों के लेखक हैं वो। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है भैया। तो मत्स्य पुराण, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण जो है यह सबसे प्राचीन पुराण है। प्राचीन मतलब सबसे पहले का है, और यह प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल अब देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये रहा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो भैया अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हें ये भी बोला जाता है। इनका नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चलो भैया अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है।
भैया कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। या यह घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज तरिंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो भैया कल्हड़ हैं, और कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है ये राज तरिंगड़ी, ठीक है, याद रहेगा। कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक राज तरिंगड़ी है। राज तरिंगड़ी के लेखक कौन है भैया, तो कल्हड़ हैं, ठीक है, याद रहेगा। और इसका संबंध भैया है कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। चलो भैया, याद हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। भैया अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है, ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं पाणिनि, ठीक है, पाणिनि लेखक हैं अष्टाध्यायी के। चलो भैया अगला सवाल देखो। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। भैया इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है। ये यूनानी रोमन लेखक थे, ठीक है। इसे आप लोग नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा, ये बस मैंने एक ऐसे पॉइंट के लिए रख दिया है कि ये लोग यूनानी रोमन लेखक थे। हेरोडोटस, इतिहास का पिता किसे बोला जाता है। हम्म, हेरोडोटस को, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल देखो। इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। अगला सवाल ये रहा कि हेरोडोटस किन की कौन सी पुस्तक है। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक है, तो हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है लिखे थे हेरोडोटस, ठीक है भैया, याद हो जाएगा। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल ये है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। भैया बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कई बार आ चुका है प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में। इंडिका पुस्तक के लेखक भैया मेगास्थनीज हैं, ये भी यूनानी रोमन लेखक थे, ठीक है, मतलब विदेशी लोग थे ये सब, ठीक है, अपने भारत के नहीं थे। यूनानी मतलब विदेश के लोग। मेगास्थनीज भैया हैं इंडिका पुस्तक के लेखक, ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, ठीक है, याद रहेगा। चला भैया अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल ये है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ठीक है, यानी इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज भैया किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलो भैया अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज भैया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। चलो अगला सवाल देखो अब। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का भूगोल, यह एक पुस्तक है भैया, ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक है एक, ठीक है, यह एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भैया टॉलमी जी हैं, ये भी यूनानी लेखक थे, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक थे ये। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, टॉलमी, ठीक है, भारत का भूगोल पुस्तक के रचयिता हैं टॉलमी जी, ठीक है, टॉलमी जी क्या बोलूं, ये साले सब विदेशी थे। चलो अगला सवाल देखो अब। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भैया बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लिनी, ठीक है, प्लिनी थे। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी थे। चलो अगला सवाल देखो। फायान किसके दरबार में आया था। भैया बहुत ही अच्छा सवाल है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, ठीक है, रेलवे, आरआरबी, एनटीपी, भैया सब में पूछा जाता है लूसेंट जी के, ठीक है, लूसेंट जी के मजबूत करो, करंट अफेयर्स मजबूत करो। अगर ऐसा चाहते हो कि मजबूत हो जाए तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको लूसेंट जी के और डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है, मैं प्रोवाइड करूंगा। भैया फाहान जो है ये किसके दरबार में आए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे फाहान, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये रहा कि हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर टाइप थोड़ा गलत हो चुका है। तो हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, याद रहेगा।
जितने लोग भी तैयारी करते होंगे, जितना भी मैंने प्रश्न बताए ये स्टार्टिंग पॉइंट के थे लूसेंट जी के, सबको पता होगा। चलो, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं पता है ना, तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, 19 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स देखते हैं हम। चलो भैया, पहला सवाल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसलिंग काउंसिल, ठीक है काउंसिल नहीं यार, काउंसिल के 2026 या 28 के लिए चुनाव में भारत के कितने वोटों से निर्विरोध चुना गया था? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2026-28 के लिए चुनाव में भारत के कितने वोटों से निर्विरोध चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया 177 से 188 वोटों में से 177। ठीक है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाना चाहिए फिलहाल, लेकिन याद रखिएगा 177 से 188 वोटों में से 177 वोटों को जो है चुना गया है निर्विरोध। ठीक है, 177 वोटों को। चलो भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि यूरोपियन यूनियन और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने भारत में किन दिनों में पहला संयुक्त आंतरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था? यूरोपियन यूनियन और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भारत में किन दिनों में पहला संयुक्त अंतरिक्ष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, 13 से 15 अक्टूबर तक। ठीक है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए, ये तो वेस्ट हो गया। चलो अगला सवाल देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 22 अक्टूबर 2025 को किस डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, याद कर लीजिए। आरबीआई ने 22 अक्टूबर 2025 को किस डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया? तो भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ई रूपी। ठीक है, ई रूपी ऑफलाइन डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है, ई रूपी। ठीक है, ई रूपी ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ई रूपी ऑफलाइन मुद्रा लॉन्च किया है, याद रहेगा। चलो भैया, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। अगला सवाल देखो क्या है, जापान ने 22 अक्टूबर 2025 को अपने देश का पहला महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है भैया। जापान देश ने 22 अक्टूबर 2025 को अपने पहला पहला महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अभी तक जितने भी थे वो पुरुष थे, ठीक है, लेकिन महिला प्रधानमंत्री पहली बार नियुक्त हुई है जापान में 22 अक्टूबर को। उनका नाम है सानी तकाइची। क्या है भाई, तकाइची, उनका नाम भी ऐसा वैसा रहता है यार, नाम ये आप याद कर लो, सानी तकाइची ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, चलो भैया अब अगला सवाल देखिए, भारत द्वारा पहली बार आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में हुआ था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत द्वारा पहली बार आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में हुआ? भैया हरियाणा राज्य में हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि 4CS किस संदर्भ में चर्चा में आया था? 4CS यह किस संदर्भ में चर्चा में आया था? जो कि इसमें है, ये देखो, काउंसलेशन है और कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है और कैपेसिटी है और बिल्डिंग है। ठीक है, 4CS में आते हैं। यह किस संदर्भ में चर्चा में आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNTCC चीफ कॉनक्लेव 2025। ठीक है, यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत के समस्थानिक भंडारों के संदर्भ में अक्टूबर 2025 तक का सोना की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, भारत के समस्थानिक भंडारों के संदर्भ में अक्टूबर 2025 तक गोल्ड की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी थी?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 14.7%। ठीक है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए वैसे, फिर भी नोट डाउन कर लो। अगला सवाल ये है कि 22 अक्टूबर 2025 के समाचार के अनुसार भारत में ग्रामीण शिक्षा विकास एवं युवा प्रवास किस सरकारी योजना या क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा बना था? ये भी उतना खास प्रश्न नहीं है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण शिक्षा एवं युवा शहरों की ओर प्रवासन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 18 अक्टूबर 2025 को जारी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि 2030 तक वनों के लिए वैश्विक निवेश को लगभग कितनी गुना बढ़ाना होगा? तो भैया 3 गुना लगभग बढ़ाना होगा। 18 अक्टूबर को ये चर्चा हुआ था। चलो ये भी इतना खास प्रश्न नहीं दिख रहा। अगला सवाल देखो। 22 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस अधिकृत अधिकरणकर्ता कार्यक्रम संदर्भ में खबर दी? अधिकृत अधिकरणकर्ता कार्यक्रम संदर्भ में खबर दी 22 अक्टूबर को, ये भी उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है निर्यात आयात सुगमता प्रणाली से। ठीक है, उतना खास प्रश्न नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना द्वारा 659.47 करोड़ रुपए के अनुबंधन में किस प्रकार की व्यवस्था को शामिल किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो भैया 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना द्वारा 659.47 करोड़ रुपए के अनुबंधन में किस प्रकार की व्यवस्था को शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांस्ड नाइट साइट सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा शामिल किया गया 659.47 करोड़ रुपए के अनुबंधन में। ठीक है, एडवांस नाइट साइट सिस्टम के द्वारा। चलो अगला सवाल देखो। 21 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित ग्लोबल एमपीआई 2025 में भारत का निहित तथ्य क्या था? ये सवाल 21 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित ग्लोबल एमपीआई 2025 का निहित तथ्य क्या था? उतना खास लग नहीं रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने बहुआयामी गरीबी को 16.4% तक घटाया। ठीक है, इतना याद रख लेना। चलो अगला सवाल देखो। 22 अक्टूबर 2025 को पहली बार किस प्रकार के मच्छर पाए गए थे? भैया बहुत बढ़िया सवाल मिल गया। ठीक है, आ सकता है ये करंट अफेयर से, ये प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में जुड़ सकता है। 22 अक्टूबर भैया 22 अक्टूबर 2025 को भारत में पहली बार किस प्रकार के मच्छर पाए गए? आइसलैंड में मच्छर पाए गए थे भैया, आइसलैंड में मच्छर पाए गए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 22 अक्टूबर 2025 को भारत में लॉन्च हुआ नेटवर्क सरोवाहन किस एजेंसी द्वारा कितने राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किए जाने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएचएआई द्वारा लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी पर, या दूरी तक, पर नहीं तक। अगला सवाल देखो लास्ट। 22 अक्टूबर 2025 को भारतीय नवाचार सूचना तकनीकी मंत्रालय ने किस प्रकार की प्रस्तावित नियम संशोधन जारी किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। 22 अक्टूबर को भारतीय नवाचार सूचना तकनीकी मंत्रालय ने किस प्रकार की प्रस्तावित नियम संशोधन जारी किया था? तो भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डीप फेक तथा एआई जनित सामग्री को लेबल ट्रैक करने वाले नियम को जारी किया। ठीक है, तो भैया जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हुए हैं लूसेंट जीके में, तो आप उन्हें आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड तेज करके, और जो है करंट अफेयर्स भी, तो जितने भी प्रश्न हैं एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली इसी प्रकार से जी के प्रश्न और लूसेंट जी के पाना चाहते हो, हाँ लूसेंट जी के और करंट अफेयर्स, ठीक है एक ही हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। और जो आपके मित्र हैं वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से भैया करंट अफेयर्स तो छूटना नहीं पाएगा एक भी दिन का। ठीक है, इसमें 19 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स था, बाकी और सारे होंगे करंट अफेयर्स जो कि घटना चक्र घटित हुए होंगे, हमने वो पाए हुए नहीं है, तो किसी और की वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पर
बता रहा है कि भैया ये 20 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और वो सब घटना चक्र पा ही गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पाता है कोई नहीं पाता है। तो भैया हर चैनल को देख लिया करो, लेकिन आप इस चैनल को बराबर देखो क्योंकि मैं अधिकांश घटना चक्र इसमें शामिल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भैया लगे रहो काम में, अपने तैयारी में जुटे रहो।